तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से अपने इतने सारे दिनों के गैप के लिए, इतनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांगता हूँ। आज की वीडियो की टॉपिक की बात करते हैं, कोई ऐसी वैसी बात करके अन्य टाइम गंवाने की कोशिश ना करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ डीएनए देखने वाले हैं कि यानी कि डीएनए कितने प्रकार के होते हैं। बहुत बड़ा सा नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। इस टॉपिक के बाद हम आरडीटी को भी ऐसे ही शॉर्ट्स में देखेंगे, बहुत ज़्यादा लॉन्ग में नहीं जाएंगे, लेकिन एक वीडियो आरडीटी के ऊपर भी आएगी यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ताकि आपके वो डाउट भी क्लियर हो जाए। वैसे बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस कुछ एंजाइम की वजह से, कुछ आपके रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं जो जीन को काटने में और कहीं जोड़ने के लिए एक एंजाइम होता है लाइगेज, जो कि उन्हें जोड़ने में हेल्प करता है। इन सब एंजाइम्स की वजह से ये प्रोसेस थोड़ी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन पढ़ाई के थ्रू हम जो अभी ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं उतनी कॉम्प्लेक्स हमें लगती नहीं है, वरना डीपली ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो उस टॉपिक को भी क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए। एक बार हम नॉर्मली अपने उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं कि सबसे पहली बात, ये डीएनए आया कहाँ से। तो सिंपल सी बात है, हमें पता है सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। जाहिर सी बात है उसी न्यूक्लिक एसिड के दो पार्ट होते हैं, डीएनए या आरएनए, या कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड दो तरीके का होता है, एक आपका डीएनए, एक आपका आरएनए। जब जाहिर सी बात है न्यूक्लिक एसिड आपका न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, तो जाहिर सी बात है उसी से ये भी बना है, तो ये दोनों भी आपके न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर बने होते हैं, यानी कि डीएनए और आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर बना होता है। इतनी डाउट क्लियर हो गई। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीएनए की। तो ठीक है, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स के डीएनए पाए जाते हैं, लेकिन सामान्यतः यानी कि जनरली बात की जाए तो 5 तरीके के डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से? ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। ठीक है, और इन 5 में से भी मेन की बात की जाए, बिल्कुल मेन की, तो वो आपके मेन 3 डीएनए हैं, जो बहुत मेनली हमें उनके बारे में बहुत क्लोजली देखना है और उनसे ही क्वेश्चन पूछने के, या उसी एक टॉपिक में से किसी एक टॉपिक से आपको शॉर्ट नोट भी मिल सकते हैं या आपको लॉन्ग आएगा। तो जाहिर सी बात है आपको पूरा डीएनए और उसके टाइप्स दोनों लिखने को आएंगे। क्योंकि हम लोग का ये कहना कि ये सिर्फ 3 ही बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी भी एक रीज़न है, क्योंकि इन तीनों के बारे में हम बहुत डिटेल में जानते हैं और अभी आपके सी डीएनए और डी डीएनए के बारे में उतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। इस वजह से इनको हम थोड़ा हल्के में लेते हैं ऐसे भी आप कह सकते हैं, वरना ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए को हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। साथ ही आप यहीं पर ये भी जान लीजिए कि जो हमने पिछली वीडियो में वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल पढ़ा था और उन्होंने जिस डीएनए को खोजा था या जिस डीएनए का उन्होंने स्ट्रक्चर मॉडल प्रेजेंट किया था, वो आपका बी डीएनए था। ठीक है, तो बी डीएनए को खोजने वाले वॉटसन एंड क्रिक है, उसको उसके एक मॉडल को प्रेजेंट करने वाले वॉटसन एंड क्रिक जी हैं, जिसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था, वो आप सभी को पता है। तो आइए अब एक एक करके सारे डीएनए के बारे में जान लेते हैं, और जो मेन 3 हैं जिनके बारे में शॉर्ट्स में भी अगर पूछने की संभावना बनती है, तो उन 3 को भी डिटेल से देखेंगे और साथ ही साथ उन 2 को भी डिटेल में नहीं, जितना उसके बारे में हमें ऊपर ऊपर से नॉलेज लेनी है उस नॉलेज को हम ले लेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए डीएनए को देखते हैं। ए डीएनए के बारे में क्या आप जानते हैं? बहुत नॉर्मल सी बातें, बहुत डिटेल में हमें जाना नहीं है, लेकिन हम ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए को थोड़ा अच्छे से देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात कि ए डीएनए कहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, अगर आपके बी डीएनए आपके सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, तो इसी तरीके से आपका ए डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो सेम कंडीशन है, ए डीएनए ऐसे सेल्स में पाए जाते हैं जहाँ पर ह्यूमिडिटी लगभग 75% हो। ठीक है, लगभग 75% हो, और वहाँ पे कुछ आपके जो आपके आयंस होते हैं वो प्रेजेंट हो, जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इस तरीके के आयन प्रेजेंट हो, उन सेल्स में आपका ए डीएनए पाया जाता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है।
ऐसी सेल्स में पाए जाते हैं जहां पर ह्यूमिडिटी की मात्रा ज़्यादा हो, 75% हो या लगभग 75% हो, और उसमें इस तरीके के आयंस यानी कि सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके के आयंस पाए जाए, वहां पर आपके ADNA पाए जाते हैं। सिंपल सी बात है, क्लियर हो गया हो। दूसरी बात, इसके एक हेलिक्स में, ठीक है, अगर हेलिक्स ना कह के आप ऐसे कहें कि ये जो इसका एक पूरा DNA का ये टर्न है, ये जो पूरा यहाँ से यहाँ तक का टर्न है, आपको याद होगा मैंने DNA के स्ट्रक्चर में आपको बताया था कि इसके एक जो नॉर्मल DNA होता है यानी कि BDNA, जो बहुत मोस्ट कॉमनली DNA है जो हर सेल्स में पाया जाता है, वो जो आपका होता है उसके एक बेस पेयर मतलब एक आपके हेलिक्स में या एक आपके ये DNA के टर्न में कुल 10 नाइट्रोजनस पेयर पाए जाते थे। याद है आपको, याद होना चाहिए आपको। उसके आपके एक इस हेलिक्स में 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर पाए जाते थे, ठीक है, या कह सकते हैं नॉर्मली कि 10 बेस पेयर्स पाए जाते थे। वैसे ही आपके BDNA मतलब ADNA की बात की जाए तो वहाँ पे उसके एक हेलिक्स में 11 नाइट्रोजनस बेस पेयर या बेस पेयर पाए जाते हैं, ठीक है, यानी कि इस तरीके से अगर बहुत नॉर्मली कहें तो इस तरीके से 11 लाइन पाई जाती है उसके एक बेस पेयर में। बात आप समझ गए होंगे, ठीक। देखिए फिर से बोल रहा हूँ, जिस तरीके से BDNA में हमने देखा था कि जो उनके बीच में ये जो बेस पेयर पाए जा रहे हैं, ये जो आपका नाइट्रोजनस बेस है जो इनके पेयर पाए जा रहे हैं, वो एक हेलिक्स में कुल 10 होते थे, 10 होते थे, ठीक है। वैसे ही आपके ADNA में क्या होता है, उसके एक हेलिक्स में यानी कि ये आपका ये जो एक टर्न हो रहा है पूरा कंप्लीट हो रहा है, उसमें कुल 11 बेस पेयर पाए जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से 11 लाइंस पाई जाती हैं, यही सिंपल सी बात आपको समझाई जा रही है। दूसरी बात या तीसरी बात, जो आपका डायमीटर होता है यानी कि जो इसका व्यास होता है इस DNA का यानी कि ADNA का जो व्यास होता है वो 26 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। बात की जाए BDNA में कितना होता था तो आपको याद होगा BDNA में 20 एंगस्ट्रॉम उसका क्या होता था, 20 एंगस्ट्रॉम उसका व्यास हुआ करता था। वैसे ही ADNA में 26 एंगस्ट्रॉम व्यास होता है। नैनोमीटर की बात की जाए तो 2.6 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। समझ में आ गई बात। और अगर ऐसी बात की जाए कि आपके DNA का कितना होता है, मतलब BDNA का जो कि मोस्ट कॉमनली DNA है जो सब में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है, वो जो आपका BDNA है उसका व्यास कितना होता है, उसका व्यास 20 एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर की बात की जाए तो 2 नैनोमीटर होता है। इतनी बातें क्लियर रखिएगा, डाउट मत रखिएगा, सिंपल सी चीज़ है, बस मैं आपको कंपैरिजन करके बता रहा हूँ ताकि आप और डिटेल में समझ पाएँ। और सुनिए, आपने अभी भी जाना कि जो इनका एक पूरा बेस पेयर मतलब एक जो इनका पूरा हेलिक्स होता है उसमें 11 आपके बेस पेयर होते हैं, ठीक है, 11 बेस पेयर होते हैं, आपको समझ में आ गया, ठीक। वैसे ही आपको जो BDNA है उसमें 10 होते हैं, तो उसमें जो पूरा एक हेलिक्स था, ये जो पूरा एक राउंड था, उनके बीच की दूरी कितनी थी, यानी कि ये पूरा एक हेलिक्स कितना बड़ा था, तो वो आपका 34 एंगस्ट्रॉम लंबा था, ठीक है। वैसे ही बात की जाए कि ADNA में वो हेलिक्स का साइज़ कितना होता है तो वो आपका 32 एंगस्ट्रॉम होता है, जबकि कुछ जगहों पर ये 28 एंगस्ट्रॉम भी माना जाता है। सो इस वजह से इसके बारे में भी डाउटेबल है, कुछ किताबों में कुछ दिया होता है और कुछ किताबों में कुछ दिया होता है। हमें जिसके बारे में बहुत डिटेल जानकारी है वो आपका BDNA है। CDNA, DDNA इनके बारे में बहुत हल्की जानकारी है, उस तरीके से अभी हम इसके बारे में बहुत कुछ डिस्कवर नहीं कर चुके हैं, ठीक है। उसी लाइन में आपका ADNA, BDNA और ZDNA के बारे में हम काफ़ी कुछ डिस्कवर कर चुके हैं, इसीलिए हम इसे ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। उसमें भी हम BDNA को तो बहुत ध्यान से पढ़ ही चुके हैं, आज की वीडियो में ADNA और ZDNA को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से कंपैरिजन करके आप ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, जो आपको डाउट भी कम होगा। और बात की जाए ADNA की तो ये आपका राइट हैंडेड क्वाइल्ड होता है, ठीक है, समझ रहे हैं, राइट हैंडेड ये क्वाइल्ड होता है, यानी कि ये जो आप इसमें ऐसे ये टर्न देख रहे हैं ये राइट हैंडेड होता है, मतलब क्लॉकवाइज होता है, क्लॉक की दिशा में होता है। लेकिन जो आपका ZDNA होता है, ADNA BDNA दोनों में राइट हैंडेड क्वाइल्ड होता है, राइट साइड में ही टर्न हुआ होता है। लेकिन आपका जो ZDNA है उसमें लेफ्ट हैंडेड क्वाइल्ड होता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज क्वाइल्ड होता है, मतलब इस तरीके से घूमता है, इस तरीके से कुंडली नुमा होता है, बस उल्टा हो जाता है। आपके ADNA, BDNA, CDNA, DDNA सभी में राइट साइड क्वाइल्ड होता है, माफ़ कीजिएगा,
सॉरी, जो आपका ADNA है, BDNA, CDNA, DDNA सभी में आपका राइट साइड कॉइल्ड होता है, लेकिन जो आपका ZDNA है इसमें लेफ्ट साइड कॉइल्ड होता है, यानी कि जो ये हेलिक्स बनता है वो लेफ्ट साइडेड घूम के बनता है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज बनता है। ये चीज़ें भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और आपको ये चीज़ तो पता ही है कि जो DNA है वो कंडीशन के आधार पे वो चेंज होता जाता है, कहीं ADNA, कहीं BDNA, कहीं CDNA, वो कंडीशन के आधार पर चेंज हो जाता है। जो उसके आसपास का एटमॉस्फेयर होता है उसके अनुसार ये बदल जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, जो आपका ADNA है वो क्या है, वो राइट हैंडेड घुमा हुआ है, मतलब क्लॉकवाइज घुमा हुआ है, ठीक है। सिमिलर BDNA के जैसा, यानी कि BDNA के ही जैसा ये भी आपका राइट हैंडेड कॉइल्ड होता है। दूसरी बात, ये जो आपका DNA है जब ये डिहाइड्रेट हो जाता है, यानी कि मान लीजिए आपका नॉर्मल DNA है, जब वो डिहाइड्रेट हो जाता है तो वो A फॉर्म को ग्रहण कर लेता है, यानी कि वो ADNA बन जाता है। क्यों बन जाता है उसकी मतलब समझिए। तो देखिए, जब आपका जो आपका DNA है वो डिहाइड्रेटेड हो जाता है, यानी कि उसमें पानी की कमी हो जाती है, वो एकदम निर्जलीकरण हो जाता है, एकदम सूख जाता है, तो ऐसी कंडीशन में वो A फॉर्म को ग्रहण कर लेता है, यानी कि ADNA के फॉर्म में चला जाता है। क्यों चला जाता है उसका रीज़न ये है कि जो इस फॉर्म में वो प्रोटेक्ट करता है DNA को एक्सट्रीम कंडीशन से। ये जो बाहर की ऐसे बिना पानी वाली कंडीशन है, उस कंडीशन से ADNA प्रोटेक्ट करने का काम करता है, यानी कि जो नॉर्मल DNA है जब वो A फॉर्म को ग्रहण कर लेता है तो जो बाहर की एक्सट्रीम कंडीशन होती है उससे प्रोटेक्ट करने का काम आपका ADNA करता है। यही चीज़ आपको समझाई जा रही है, ठीक है। और जो उसमें प्रोटीन बाइंडिंग के लिए होते हैं वो क्या करते हैं, वो DNA में से सॉल्वेंट को रिमूव कर देते हैं, और जो आपका DNA है वो A फॉर्म को ग्रहण कर लेता है, यानी कि ADNA का फॉर्मेशन हो जाता है। ये भी एक नॉर्मल सी जानकारी थी। अब बात की जाए बहुत जल्दी में BDNA की, तो BDNA का भी सेम कंडीशन है। आपको भी पता है कि ये भी आपका राइट हैंडेड ही क्वाइल्ड होता है, ये भी वैसे ही घुमा होता है। मेजॉरिटी में BDNA का ही टाइप पाया जाता है, यानी कि मेजॉरिटी में जो DNA पाया जाता है वो B टाइप का ही होता है, वो भी आपको पता है। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें भी आपको पता है। इसमें एक नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच की दूरी आपको पता है 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। और बात की जाए इसके एक हेलिक्स में, यानी कि एक पूरे टर्न में कितने नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं, तो वो भी आपको पता है कि 10 नाइट्रोजनस बेस पेयर होते हैं। आपको पता है 2 नाइट्रोजनस बेस पेयर के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है, 10 के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है, यानी कि पूरे एक हेलिक्स की जो हाइट होती है वो 34 एंगस्ट्रॉम होती है। डायमीटर यानी कि व्यास आपका 20 एंगस्ट्रॉम होता है, या नैनोमीटर की बात की जाए तो 2 नैनोमीटर होता है। ये सब चीज़ें आपको सारी की सारी उसमें पता है। आपका क्या नाइट्रोजनस बेस पेयर होता है, A हमेशा T के साथ, G हमेशा C के साथ पेयर बनाता है, A और T के बीच में डबल बॉन्ड और C और G के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से समझ चुके हैं, आपको कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, माफ़ कीजिएगा। इसके अलावा भी इनके बारे में बहुत जानकारी है, लेकिन वो देने का कोई फ़ायदा अभी इसलिए नहीं है कि उतनी डिटेल में आप समझेंगे नहीं, या समझेंगे तो याद करने में दिक्कत होगी। जैसे बात की जाए ये कितना ट्रेल्ट होता है, जो मेजर ग्रूव होता है वो कितना होता है, माइनर ग्रूव कितना होता है। मेजर और माइनर का मतलब ये होता है कि ये जो आपका ये जो साइड है वो मेजर में कितना अंदर तक गया है, और ये माइनर में कितना हल्का सा गया हुआ है, ठीक है। इसी को कहते हैं मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव। इस तरीके से हर एक DNA का अपना मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव होता है। किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, वो चीज़ें आपको आसानी से समझ भी आ रही होगी। अब एग्जाम्पल के तौर पे यही फिगर देख लीजिए, आप देख रहे हैं ये मेजर ग्रुप हो गया, इसमें बहुत अंदर तक गया है, माइनर ग्रुप में बहुत हल्का सा अंदर गया है। यही चीज़ है, आपको समझानी है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से रहने देते हैं। हम इसे बाद में कभी अच्छे से समझेंगे। अभी आपका पेपर 1 से 2 दिन बाद है, तो आप ज़्यादा डिटेल नहीं देख सकते हैं। दूसरी बात की जाए, अब बात करते हैं C और D DNA की, उसके बारे में हल्का हल्का जान लेते हैं, फिर Z DNA को देखकर इसकी कहानी ख़त्म करते हैं। तो बात की जाए आपके C DNA की, तो ऐसा माना जाता है कि ये उस तरीके की सेल्स में पाया जाता है जहाँ पर 66% तक या इसके आसपास की आपकी ह्यूमिडिटी हो, और उसके अंदर लिथियम आयन का प्रेजेंस हो, या उसके आसपास की सेल्स में लिथियम आयन का प्रेजेंस हो, मतलब मिला जुला के उसमें लिथियम आयन की कंसंट्रेशन होनी चाहिए। ऐसी सेल्स के अंदर आपका C DNA पाया जाता है, ठीक है। बात की जाए इनके ये जो एक आपका एक हेलिक्स होता है, और उस हेलिक्स के बीच में कितने सारे बेस पेयर्स होते हैं, तो जिस तरीके से A DNA में 11 होता है, B DNA में 10 होता है, इस तरीके से C DNA में 7 होता है, ठीक है। और बात की जाए D DNA की, तो
तो उसमें क्या होता है, उसके जो एक हेलिक्स होता है, जो उसका पूरा एक डीएनए का टर्न होता है, उसमें कुल 8 आपके बेस पेयर्स पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, 8 इस तरीके की लाइंस पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप क्लियर रख लीजिएगा। और मैं आपको साफ साफ बता भी दे रहा हूँ, इस सब से हमें उतना मतलब भी नहीं है ना, इसके बारे में उतना ज़्यादा डिस्कवर किया जा चुका है, तो इससे हमें उतना लेना देना भी नहीं है। हमें लेना देना सिर्फ ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए से। ठीक है, तो हम इसे उतना देखेंगे भी नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं जेड डीएनए। हम इस टाइम पर नहीं है, या इतना हमारे पास टाइम नहीं है कि हम इतना फालतू की चीज़ देखें जो हमारे अभी के हिसाब के काम के लायक की नहीं है, क्योंकि 2 दिन बाद हमारा पेपर है और हमें ध्यान देना चाहिए कि जो हमारे काम की चीज़ें हैं उन चीज़ों को ही हम एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो आइए बात करते हैं जेड डीएनए की। तो जो आपका जेड डीएनए है, यही आपका एक ऐसा डीएनए जो क्या है, वो जो आपका राइट हैंडेड ना फोल्ड होकर लेफ्ट हैंडेड क्वाइल्ड होता है। ठीक है, यानी कि जिस तरीके से हमने देखा कि हर एक जो आपका हेलिक्स है वो राइट हैंडेड फोल्डेड होता है, यानी कि क्लॉकवाइज फोल्डेड होता है, ये उसका उल्टा है, ये लेफ्ट हैंडेड फोल्डेड होता है या लेफ्ट हैंडेड क्वाइल्ड होता है, यानी कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा हुआ होता है। इतनी बात आप समझ गए। दूसरी बात, ये जिग जैग मोशन में होता है, यानी कि पूरी तरीके से आप देख रहे हैं, ये इसका फिगर देखिए बिल्कुल जिग जैग मोशन में होता है। जबकि बात की जाए अदर डीएनए की, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, वो नॉर्मल होता है। वो बात अलग है। कुछ आपके राइज होते हैं, कुछ आपके टिल्ट होते हैं, कुछ आपके थोड़े से झुके हुए होते हैं। बी डीएनए नॉर्मली आपका सामान्य होता है, एकदम सीधा सीधा होता है। लेकिन जो आपका ए डीएनए है वो थोड़ा ऐसा है। बी डीएनए में भी थोड़ा मतलब सी डीएनए और डी डीएनए में भी झुके और ऊपर नीचे होते हैं, वो चीज़ें भी आप देख रहे हैं। लेकिन जेड डीएनए पूरी तरीके से अलग है, पूरा जिगजैग मोशन में होता है। ठीक है, ये चीज़ भी आप समझ गए होंगे। बात की जाए इनमें बेस पेयर कितने होते हैं, तो जो इनका पूरा एक हेलिक्स होता है या पूरा एक आपका टर्न की बात की जाए डीएनए की पूरी एक टर्न की, तो इसमें कुल 12 बेस पेयर आते हैं। यानी कि जिस तरीके से बी डीएनए में 10, ए डीएनए में 11 और आपके सी डीएनए में 7 और डी डीएनए में 8 टर्न आते हैं, उसी तरीके से जेड डीएनए में 12 टर्न मिल जाते, मतलब 12 बेस पेयर मिल जाते हैं। टर्न काहे लिए बोल रहा, 12 बेस पेयर मिल जाते हैं। ठीक, और सबसे लास्ट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो आपके डीएनए होते हैं ना, वो आपके यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों तरीके के सेल्स में पाए जाते हैं। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहीं पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई होगी। कोई डाउट होगा तो पूछने से बेटर है कि आप पीछे जाकर फिर से देख लीजिएगा। आप अगर इस वीडियो को कभी बाद में देख रहे हैं तब आप पूछ सकते हैं। अभी फ़िलहाल में आपका कोशिश यही होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को दोहरा तेरा कर देखें, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है जो आपको खटके या आपको जो याद करने में या समझने में दिक्कत दे इन 2 दिनों के अंदर। ठीक है, तो आप आसानी से समझ भी जाएंगे। तो चलिए यहीं पे इस कहानी को ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अगर पसंद आएगी तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, तो टाटा बाय बाय। और आप लोगों के ऐसे बीच बीच में प्यार आते रहते हैं, कुछ प्यार बहुत ज़्यादा प्यारे लग जाते हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि आप क्या कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, हमारा पेपर है। तो बस वही कह रहे हैं, सिंपल सी बात है कि जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो हम का घंटा हिलाएंगे। तो बस वही बात है, चीज़ें ठीक नहीं है, अब हम आपको कैसे समझाएं। ठीक है, आवाज़ से भी लग ही रहा होगा, लेकिन आपको नहीं लगेगा ना, काहे लगेगा। चलिए ठीक है, आपकी अपनी अपनी मानसिकता है। मेरे हिसाब से मैं जब भी बेटर हो जाता हूँ, ज़रा सा भी अच्छा होता हूँ, मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक, तो चलते हैं, टाटा बाय बाय। आज लगता है लास्ट में ज़्यादा हो गया।